नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा AGTA का एग्ज़ाम 13 जुलाई को है और बहुत ही कम समय बचा हुआ है और इस समय आप जितना भी पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन ही करना है और बाकी प्रैक्टिस सेट करना है। अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आप सब के लिए हम लेकर आए हैं अंतिम वार और हम इस सीरीज़ में 15 प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, जिसमें पूरा सिलेबस के अनुसार पूरा क्वेश्चन पेपर सेट किया गया, जिसमें 65 क्वेश्चन एग्रीकल्चर, यूपी जीके और कंप्यूटर 20 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला प्रैक्टिस सेट है और इसमें से मतलब एक मॉडल पेपर है, ऐसे ही पेपर आ सकता है, पूरा हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो हम फटाफट शुरू करते हैं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण जो भी नोटिफिकेशन आता है किसी भी क्षेत्र का उस पर हम देते रहते हैं। और हम ये प्रैक्टिस सेट टोटल 15 प्रैक्टिस सेट लाएंगे और 15 ही बहुत अच्छे लेवल का है। ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आज तेज़ी के साथ चलेंगे क्योंकि अंतिम समय है, समय बहुत कम है, एक एक चीज़ पूरा डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ इतना है कि आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो दोस्तों ये हम शुरू कर रहे हैं। इसमें भाग मतलब कि 3 भाग में डिवाइड है। पहले भाग में आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, दूसरे में आपको यूपी जीके और कंप्यूटर ये देखने को मिलेगा। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं, टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने है, अधिक साधनों से, अधिक अनुदान से, अधिक तकनीकी सहायता से, उत्पादों के अच्छे मूल्य से। और मैं बता दूं, क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद आपको ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको विश्लेषण करना है और उसी में से आपका ये क्वेश्चन निकलेगा, क्योंकि ये कंसेप्टुअल बेस पे है। इस ऐसे क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हैं कंसेप्टुअल, और कुछ जो फैक्ट बेस्ड होते हैं वो क्वेश्चन हम यदि आपको याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कंसेप्टुअल है, इसमें आप कंसेप्ट के अनुसार आप लगा सकते हैं। तो इसका आप लोग कंसेप्ट लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि अधिक तकनीकी सहायता से हम टिकाऊ कृषि प्राप्त कर सकते हैं। टिकाऊ कृषि क्या होती है? जब हम व्यावसायिक रूप से उसमें नए नए टेक्नोलॉजी के यूज करते हैं कि ताकि हमारी एग्रीकल्चर जो है वो बहुत दिनों लंबे समय तक चले और उसमें नकारात्मक मतलब उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आए, तो वो टिकाऊ कृषि होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। सेकंड क्वेश्चन आता है, गेहूं का खापड़ा कीट हानिकारक होता है। तो आपको ये देखना है, व्हीट का खापड़ा बीटल से मैं पूछा है, तो जो हानिकारक कीट ये है वो किस फेज में, मतलब कि आपको लाइफ साइकिल में पढ़े होंगे, एक लार्वा, मैगट, ग्रब ये सब रहते हैं, तो उसको लार्वा के टाइप में है ये। तो कौन से फेज में ये ज़्यादा हानिकारक होता है? खापड़ा बीटल जो होता है वो होता है निम्फ में। ठीक है, निम्फ में ये ज़्यादा, जिसको खापड़ा बीटल तो बोलते हैं, गेहूं में होता है। और ये कोलियोप्टेरा ये ऑर्डर का ये कीट होता है और इसको ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम इसका साइंटिफिक नेम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नॉर्मली ये सबको पता होना चाहिए। खापड़ा बीटल्स पूछ लेता है किस में लगता है, तो आपको लगना है गेहूं में। ठीक है, और यह जो होता है ये खापड़ा बीटल्स जो गेहूं का भंडारण किया जाता है उसमें ये लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सफ़ेद भृंगक का वैज्ञानिक नाम। तो थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दिक्कत होती है इसमें, क्योंकि एंटोमोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये दोनों क्वेश्चन एंटोमोलॉजी से हैं। तो इसमें पूछा है वाइट ग्रब। ठीक है, ये वाइट ग्रब है इसका इंग्लिश में, इसको सफ़ेद भृंगक बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम पूछा है। तो वाइट ग्रब का जो साइंटिफिक नेम होता है, इसमें ऑप्शन एक बार पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। देखो, हेलिकोबार्पा आर्मीजेरा, हेलिकोबार्पा आर्मीजेरा जो होता है यह एक सुंडी होता है, मतलब सुंडी मतलब ये जैसे चने वने में लगता है उसमें लगता है। हेलिकोबार्पा आर्मीजेरा चने की सुंडी जो होती है, जो फल को, तने को ये सब खाता रहता है। और उसके बाद होता है ये बेमेसिया टेबेसाई जो होता है, ये वाइट फ्लाई है। बेमेसिया टेबेसाई वाइट फ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है। स्यूडोप्टेरा जो होता है, स्यूडोप्टेरा लाइटूस जो होता है ये इसका शायद ग्रफ्स वगैरह से आते हैं, पर लेकिन सफ़ेद जो वाइट ग्रफ्स होता है होलोट्राइकिया
कॉन्सेंगोनिया, ठीक है। होलोट्राइगिया कॉन्सेंगोनिया जो होता है ये सफ़ेद भृंग का साइंटिफिक नेम होता है। हेलिकोबार्पा जरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। ये चने का सुंडी रोग में ये लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीमक के निवास स्थान को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें पूछा टर्माइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है टर्माइट। टर्माइट आप लोग जानते होंगे, ये आइसोप्टेरा श्रेणी से आता है, आइसोप्टेरा, ठीक है। टर्मिडिटी ये फैमिली होती है और इसको इंग्लिश में टर्माइट बोलते हैं, मतलब दीमक बोलते हैं, और हिंदी में देसी भाषा में टाड़ा बोलते हैं, टाड़ा लग गया। तो ये सब होता है, आदि नामों से हम जानते हैं, ठीक है। और इसको पंखे के भी नाम जानते हैं, पंखा विहीन हो जाता है। यह सामाजिक कीट होता है। तो इसको और किस नाम से भी जानते हैं? तो ये पूछा है। निवास स्थान जो जहाँ पर यह रहता है उसको किस नाम से भी जानते हैं? तो उसको बोलते हैं माउंड, ठीक है। माउंड, जहाँ पर यह रहता है उसको माउंड बोलते हैं। नेक्स्ट रहता है पायरिला इंसेक्ट किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं? इसमें माउथ पार्ट है, टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट आप लोग पढ़े होंगे। च्यूइंग बाइटिंग टाइप में होता है, स्पॉन्जिंग टाइप में होता है। आप लोग हाउस फ्लाई में स्पॉन्जिंग हो गया, सकिंग में हो गया, आप लोग देखे होंगे सकिंग एंड बाइटिंग में हो गया, आपका मॉस्किटो में आ गया। और स्पॉन्जिंग में भी आता है, उसमें आता है हनी बी में आता है, जो उसमें कहते हैं। और इसमें पूछा पायरिला। पायरिला जो होता है ये हेमिप्टेरा श्रेणी से आता है और इसमें जो होता है ये चुभाने और चूसने वाले आते हैं, ठीक है। इसमें चुभाने और चूसने वाले आते हैं। टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, चुभाने और चूसने वाले आते हैं। शोषकाकार जो होता है वो हेमनोप्टेम जैसे हनी बीम वगैरह आ जाता है। कार्यान्वयन को खींचने के लिए आवश्यक कुल बल कहा जाता है। इसमें जो होता है ये कॉन्सेप्ट बेस पे है, इसमें आप लोग अपने दिमाग लगा कर क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यान्वयन को खींचने के लिए आवश्यक कुल बल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसको? जो होता है इसको खिंचाव बोलते हैं, ठीक है। हम कितना खिंचाव लगाते हैं वो कार्यान्वयन, जो खींचने के लिए कुल बल लगाया जाता है उसको हम खिंचाव बोलते हैं। हैरो यंत्र है। हैरो कौन सा यंत्र है? यह प्राइमरी भू परिष्करण है कि न्यूनतम भू परिष्करण है कि उपयुक्त दोनों है? इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो कौन सा है हैरो यंत्र आपको बताना है। हैरो जो होता है यह सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। प्राइमरी भू परिष्करण में आ गया, जैसे कि आप लोग देखे होंगे खुरपी उर्पी हो गया, मिट्टी को खुरपी फावड़ा, ये सब प्राइमरी में आ जाता है। सेकेंडरी जो होता है हैरो होता है, हैरो जो होता है ये जूते हुए खेत घास पात निकालना करता है और भुरभुरी बनाना, पपड़ी तोड़ना, ये सब होता है हैरो का कार्य, ठीक है। ये होता है सेकेंडरी में आता है। न्यूनतम भू परिष्करण टीले जा जाता है, आप लोग इसको बोल रहे टीले। भू परिष्करण क्या है? जो हम खेतों की जुताई उताई करते हैं उसको भू परिष्करण कहते हैं। थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है, तो थ्रेसर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं, अनाजों की बुआई में, फसलों की कटाई में, अनाज की मिलिंग में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ठीक है, थ्रेसर का जो होता है ये अनाज की मिलिंग में। मिलिंग क्या है? आपको वही थ्रेसिंग करना, ठीक है, उसमें अलग करना, भूसा दाना को अलग करना, तो थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अनाज को बुआई में जो होता है इसको सीड ड्रिल कहते हैं। फसलों की कटाई में जो करते हैं उसको रीपर हो गया, मोवर हो गया, हंसिया, कंबाइन, ये सब आपको कटाई में होता है। अनाजों की मिलिंग में आप लोग देखेंगे जैसे थ्रेसर हो गया, कंबाइन मशीन हो गया, उसके बाद पेड थ्रेसर हो गया, ये सब होता है मिलिंग में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनाज की मिलिंग में। बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है, तो बीज अंकुरण क्षमता इसमें सीड वैलिडिटी का हम टेस्ट करते हैं, तो इसको आप लोग देखे होंगे कई सारे टेस्ट होते हैं, तो इसमें आप लोग देखे होंगे टेट्रालोजियम परीक्षण क्लोराइड द्वारा किया जाता है, तो ये क्लोराइड द्वारा, टेट्रालोजियम क्लोराइड के द्वारा हम बीज अंकुरण को करते हैं परीक्षण। तो उसमें हम श्वसन दर उसको ज्ञात करते हैं कि कितना श्वसन दर है, उसी हिसाब से हम उसको सीड वैलिडिटी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, संकर धान की 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी में बीज दर होगी।
तो इसमें जो हाइब्रिड धान की वैरायटी है, अगर 1 हेक्टेयर के लिए हम रोपाई करना चाहते हैं तो उसके लिए नर्सरी लगाएंगे कितना किलो हमको चाहिए। तो इसमें आप लोग देखे होंगे ऑप्शन से मारेंगे धान पे, आप लोग नॉर्मली देखेंगे 1 हेक्टेयर के लिए कितना किलो आपको धान यूज करते हैं, तो 18 से 20 किलो, ठीक है, 18 से 20 किलो। सीड प्लांट तकनीक अपनाते हैं। SPS सीड प्लांट तकनीक एक ही फसल में है, केवल आलू में होता है, ठीक है। आलू में सीड प्लांट तकनीक अपनाया जाता है और यह 1967 में पुष्कर नाथ द्वारा यह खोजा गया था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है इस सीड प्लांट तकनीक जो होता है, ये इसमें जो आलू का जो है उसमें बीज प्राप्त किया जाता है, उसमें जो फल बनते हैं वो नीचे से नहीं, उसको पुष्प आता है ऊपर से, उसके तहत हम उसमें मतलब वायरस विहीन बनाने के लिए इसको हम अपनाया जाता है। पुष्कर नाथ द्वारा 1967 में खोजा गया। ग्रोवर के लिए टैग का रंग होता है। ग्रोवर के लिए होता है, ये आपको देखे होंगे सीड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आ जाता है। ये ग्रोवर के लिए टैग रंग होता है, आप लोग जानते होंगे, ये इसमें डायरेक्टली नहीं पूछा है। फाउंडेशन जो होता है देख लीजिए, फाउंडेशन का सफ़ेद होता है। तो इसमें जो होता है ग्रोवर के लिए जो हम ग्रो मतलब कि मेनली इसको हम इसमें देखो गोल्डन येलो जो होता है आप लोग देखे होंगे, ये ब्रीडर का होता है। ग्रीन किसी का होता नहीं है, ब्लू होता है आप लोग, और उसके बाद ये वाइट होता है फाउंडेशन सीड के लिए, सर्टिफाइड होता है ब्लू के लिए। तो इसमें ऑप्शन ग्रोवर के लिए पिंक होगा, ठीक है। पिंक जो होता है ये ग्रोवर के लिए होता है टैग का रंग। जल्द बीज अंकुरण क्षमता परीक्षण है, ठीक है। जल्द बीज अंकुरण क्षमता परीक्षण है, तो आपको ये है टेट्रालोजियम टेस्ट जो होता है, यह बीज अंकुरण क्षमता के लिए परीक्षण किया जाता है। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? सबको पता है, गेहूं का जो अनुसंधान केंद्र है करनाल में है, तो करनाल में इसका जीन बैंक स्थित है, ठीक है। कटक में आप लोग धान का जानते होंगे, कटक जो उड़ीसा में है, जो भारतीय धान अनुसंधान केंद्र, पैडी अनुसंधान मतलब सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होता है वो कटक में है। और ये डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च जो होता है ये कहाँ पर है? करनाल में है, वहीं जीन बैंक की स्थापना हुई। लुधियाना में जो है पोस्ट हार्वेस्ट वाला है, ठीक है। कानपुर में आप लोग देखे होंगे सरकरा अनुसंधान केंद्र है, और वहीं दलहन अनुसंधान केंद्र है, ये कानपुर में है। मतलब कि दाल वाला जो है अनुसंधान केंद्र वो कानपुर में है। लुधियाना में मतलब पोस्ट हार्वेस्ट मतलब जैसे कंबाइन मशीन हो गया, वो लुधियाना में है। अंतर्वर्ती खेती में यदि एक फसल की उपज वृद्धि दूसरी फसल की उपज वृद्धि में सहायक हो तो उसे कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे इसमें ये एग्रोनॉमी क्या है, ये कॉन्सेप्टुअल बेस पे है। इंटरक्रॉपिंग जो होता है कि एक फसल की उपज वृद्धि दूसरी फसल की उपज वृद्धि, मतलब एक फसल हमने लगाया है उसी के साथ हम एक फसल और लगा दिए और दोनों एक दूसरे की वृद्धि में वो सहायता कर रहे हैं। इस प्रकार के फसल को हम क्या बोलते हैं? तो होते हैं संपूरक फसल, ठीक है। दोनों एक दूसरे के आराम से सहायता कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धात्मक मतलब दोनों पौधों के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही है कि हम ज़्यादा पोषक तत्व लेंगे, हम ज़्यादा पोषक तत्व लेंगे। परस्पर अवरोधी जो होते हैं जैसे खरपतवार हो गए और एक फसल हो गई, ये परस्पर अवरोधी में होते हैं। अनुपूरक मतलब सेम उसी कैटेगरी के होते हैं, एक साथ दोनों उग जाते हैं, उसी होता है अनुपूरक, ठीक है। तो वो संपूरक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः फसली खेती लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांक अनुपात होता है। तो ये भूमि जो तुल्यांक LER, ठीक है, क्या होता है? अंतः फसल इंटरक्रॉपिंग जो लाभदायक होता है, जो भूमि तुल्यांक अनुपात कब होता है? भूमि तुल्यांक मान जब 1 से कम होता है तो मिश्रण का अंतर शस्यों से उत्पादन हानि होती है, तो इसमें 1 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। 1 से अधिक होगा तो उसमें लाभदायक होगा, 1 से कम होगा तो हानि होती है, और 0 होता है तो वो न्यूट्रल में होता है। LER या क्या है? LER जो होता है अंतर शस्यन मिश्रित शस्यन से प्राप्त उपज के बराबर शुद्ध फसल के उत्पादन लिए कितनी सापेक्षिक भूमि क्षेत्र जरूरत है, वो होता है LER, ठीक है। LER मतलब जो होता है इंटरक्रॉपिंग हो गया चाहे या मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गया, उसके लिए जब हम जो होता है हम शुद्ध फसल मतलब एक फसल को उगाने के लिए
जो सापेक्षिक भूमि का क्षेत्र होता है वो LER कहलाता है। तो इसमें एक से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग होता है? तो फलों की जेली बनाने में सामान्यतः जो अम्ल का उपयोग होता है वो होता है साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, साइट्रिक अम्ल होता है। तो सबसे अच्छा जो होता है जेली किससे फल से बनाया जा सकता है? तो होता है वो कच्चा सेब से। ठीक है, कच्चा सेब से। और वहीं जो होता है जैम जो होता है, जैम और जेली जो बनाया जाता है ये पेक्टिन की प्रचुर मात्रा इसमें होती है और ये फलों से बनाया जाता है। और इसमें उपयुक्त जो होता है वो सेब, कच्चा सेब होता है। निम्न संरक्षण के तरीकों में से कौन सा तरीके गृह स्तर पर सबसे अधिक सस्ता है? तो जो इसमें फल संरक्षण आ गया प्रिजर्वेशन में से ऐसी कौन सी तकनीकी है जो सबसे अधिक और घर पर बनाया जाता है और सबसे अधिक सस्ता है? तो वो सबसे अधिक सस्ता कौन सा हो जाएगा? आप लोग जानते होंगे, धूप में सुखाना। इससे सस्ता क्या ही होगा। बीज में फाइटिंग अम्ल और फाइटिन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व जाना जाता है। तो फाइटिन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व किस रूप में जाना जाता है? तो वो होता है फास्फोरस के रूप में। ठीक है, फास्फोरस के रूप में ये जाना जाता है। अनाजों का भंडारण करते जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आ गया, अनाजों का भंडारण करते समय क्या करनी चाहिए? मतलब कि क्या करना चाहिए अनाजों का जब भंडारण आप लोग करते हो तो उस समय आप लोग भंडारण करने से पहले क्या करते हैं? सुखाकर अनाज का भंडारण करते हैं कि पुरानी बोरियों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? भंडारण की जगह का भी उपचार करना चाहिए या उपर्युक्त सभी? तो इन सब में हम देखने पर हमको ये पता चल रहा है कि सही है बिल्कुल, हम अनाजों को सुखाकर ही भंडारण करते हैं। और चलिए बताइए अनाजों का न्यूनतम जो होता है नमी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, सुखाते हैं करीब 8 से 10% पर अनाजों को हम भंडारण कर सकते हैं सुखाने पर। ठीक है, और उसके बाद वहीं पुरानी बोरियों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है। हम पुराने इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बैक्टीरिया, वायरस, अन्य प्रकार के रोगों होने की मतलब संभावना बढ़ जाती है। भंडारण की जगह भी उपचारित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। हम भंडारण की जहाँ पर हम अनाज को भंडारण करते हैं उसको हमको ट्रीटमेंट करना चाहिए, वहाँ हमको निर्जमीकरण करना चाहिए। तो उपयुक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। जूट का अधिक उत्पादन होता है, तो आपको ये करना है, जूट का अधिक उत्पादन होता है। जूट जो होता है यह कमर्शियल क्रॉप होता है और इसमें अधिक जो जल धारण क्षमता होती है, मतलब इसको जल धारण क्षमता जो जल की आवश्यकता होती है उसको ज़्यादा होती है। इसमें मतलब कि ये दलदली वाले क्षेत्रों में ये ज़्यादा उगाया जाता है। तो अधिक उत्पादन आप लोग जानते ही होंगे तो कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल एक ऐसा ही क्षेत्र है जहाँ पर हमेशा पानी दलदली क्षेत्र पाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा जो होता है वहाँ पर जूट का अधिक प्रोडक्शन होता है और वहीं पश्चिम बंगाल में चावल की भी खेती होती है। ठीक है, तो जूट का उत्पादन अधिक कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। प्राचीनतम फसल है, प्राचीनतम फसल कौन सा है आपको बताना है। जो प्राचीनतम फसल मानी जाती है, जो हमारे सबसे प्राचीनतम में आ जाता है गेहूं की फसल। गेहूं के साथ आप लोग देखे होंगे सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं और जौ की फसलों का सबसे पहले प्रोडक्शन देखने को मिलता है, बाद में चावल का भी प्रोडक्शन देखने को मिला था। तो इसमें प्राचीनतम फसल माना जाता है क्या? गेहूं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, निम्नांकित में से कौन अंतर्वर्ती फसल है? अंतर्वर्ती फसल ऐसा फसल होता है जो हम क्रॉप के बीच में हम उगा सकते हैं। तो इसमें एक ही फसल है, जैसे हमने मुख्य फसल लिया उसके साथ हम छोटे पौधे के जो होते हैं आकार में उनका हम उत्पादन कर सकते हैं। तो इसमें हो गया मूंग। मूंग जो होता है बिगना रेडियाटा, बिगना मूंग, ठीक है, बिगना रेडियाटा इसका हो जाता है आपका साइंटिफिक नेम। और यह
आपका आ जाता है दलहनी फसलों में आता है यह, ठीक है, मूंग, और ये अंतर्वर्ती फसल के अंतर्गत यह आता है, ठीक है। और यह कम अवधि में इसका उत्पादन होता है। और यह किस सीजन का क्रॉप है, तो यह होता है खरीफ सीजन के क्रॉप होता है। पानी में खेती करने के तरीके को किस नाम से जाना जाता है, तो पानी में जो होता है वो सबको पता है, हाइड्रोपोनिक्स होता है, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स होता है। यह पानी में हम इसको खेती करने को इसको बोलते हैं। इसी प्रकार पोषक तत्वों में जो खेती करते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूट्रोपोनिक्स बोलते हैं, ठीक है, न्यूट्रोपोनिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का में परागण का तरीका क्या है? मक्का में परागण किस कौन से टाइप से होता है, तो मक्का में जो होता है वह पर परागण होता है। आप लोग देखे होंगे मक्का जो होता है यह C4 पौधों में आता है, ठीक है, C4 पौधों में मक्का आता है। और इसमें आप लोग देखे होंगे टेसलिंग की क्रिया होती है, सिल्किंग की क्रिया होती है, मक्का में होता है। जिया में जो होता है, मक्का के कई टाइप्स होते हैं, जैसे स्विफ्ट कॉर्न हो गया, फ्लिंट कॉर्न हो गया, पॉप कॉर्न होगा, ये सब कई टाइप में होते हैं, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मक्का के फसल में एक ही पौधे पर आप लोग देखे होंगे जो होता है सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो मेल पार्ट होता है, और वहीं नीचे बीच में होता है स्टेम पर जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है। और वो ये स्वपरागण का प्रक्रिया नहीं कर पाते क्योंकि दोनों अलग अलग जगहों पर होते हैं। एक ही पौधे पर दोनों अलग अलग जगह पर होते हैं, इसको बोलते हैं मोनोइसियस प्लांट, ठीक है, इसको बोलते हैं मोनोइसियस प्लांट, ठीक है। तो ये हो गया पर परागण पौधे में आता है। पौधा जो फोटोशोषण नहीं करता है, पौधा जो फोटोशोषण नहीं करता है वो होता मक्का, ठीक है। ये मक्का जो होता है या कैम प्लांट में बताया ना C4 पौधा होता है, ये डे न्यूट्रल प्लांट में आ जाता है, तो मक्का हो गया। निम्न में से एक समान प्रकार का कार्य किस में होता है, ठीक है, एक समान प्रकार का कार्य किस में होता है? स्टोमेटा एवं बेंस में, ठीक है, वातरंध्रों एवं सिपल्स में, स्टोमेटा और वातरंध्रों में, वातरंध्रों और जलरंध्रों में। तो इसमें जो होता है स्टोमेटा और बेंस का कार्य अलग अलग होता है, सेपल्स का भी कार्य अलग अलग, स्टोमेटा और वातरंध्रों का दोनों का कार्य सेम होता है। वातपोत्सर्जन की क्रिया करने में दोनों इसमें कार्य करते हैं। स्टोमेटा जो होता है और वातरंध्र जो होते हैं ये दोनों सेम कार्य करते हैं। रंध्र जो होता है वह पत्तियों पर होता है, स्टोमेटा जो होता है यहाँ होता है स्टेम पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है उच्चतम प्रकाश संश्लेषण किस कलर में होता है, तो उच्चतम प्रकाश संश्लेषण आप लोग किस कलर में देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा, तो आप लोग देखे होंगे इसमें आ जाएगा लाल रंग, और सबसे कम बैगनी रंग में होता है, ठीक है, उच्चतम का नाम। उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन किस भाग में होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन एक ही जगह पर है, तो वो कहाँ पर होता है, परागकोश में, ठीक है। अर्धसूत्री को मियोसिस भी बोलते हैं। लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है, और इसमें यह कहाँ होता है, यह जो होता है सेक्स क्रोमोसोम मतलब पराग कोश में ही होता है। ट्रिटकेल है, ट्रिटकेल क्या है, यहाँ ट्रिटकेल एक मानव जनित कृत्रिम विधि द्वारा निर्मित प्रथम पर बहुगुणित कृषित फसल है। और यह क्या है, यह अंतर जेनेरिक संकरण है। और किसके किसके संकरण से यह बनाया गया है, तो गेहूं के, और उसके बाद आप लोग देखे होंगे राई के, ठीक है, गेहूं के और राई के, तो ये होता है ट्रिटकेल। और यह हेक्सापोलाइड में होता है, ठीक है। गेहूं और राई ये वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके किसके करार से बनता है, गेहूं और राई ट्रिटकेल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक प्रजनन संबंधित है, अलैंगिक प्रजनन किससे संबंधित है,
तो ये अलैंगिक प्रजनन जो होता है एपोमैक्सिस, इसमें जो होता है ये प्रोपोगेशन जो होता है, इसमें जो अलैंगिक प्रजनन का मतलब होता है जब पौधों का जो उत्पत्ति पौधे के अन्य भागों जैसे पत्ती, जड़, तना इसके द्वारा होता है तो वो अलैंगिक में होता है, तो इसको बोलते हैं असंग जनन। ठीक है, एपोमैक्सिस, जहाँ पर मेल फीमेल दोनों भाग नहीं लेते अलैंगिक में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसमें बोला है कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं प्राकृतिक परागण का अनुमोदन करती हैं। तो प्राकृतिक परागण का कौन सा अनुमोदन करती हैं, तो आपको ये बताना है उभयलिंगाश्रय, अनुन्मूल्य परागण, स्त्री पूर्णता, प्रोटोअंड्री। तो इसमें आप लोग जानते होंगे, इसमें आ जाएगा उभयलिंगाश्रय नहीं होगा, बाकी ये होगा 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 इसमें सही हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम है। प्रोटीन संश्लेषण आप लोग प्रोटीन सिंथेसिस में आप लोग देखे होंगे, सबसे पहले आ जाता है इसमें आप लोग देखो डीएनए, डीएनए के बाद आरएनए, फिर अमीनो अम्ल आता है, फिर इसके बाद प्रोटीन्स आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जीन बैंक में बीजों को रखते हैं। जीन बैंक आप लोग जानते हैं, उसमें बीजों को किस में रखते हैं, तो उसमें आप लोग देखे होंगे जो बीजों को संरक्षित करके रखा जाता है तो वो तरल नाइट्रोजन मतलब द्रव नाइट्रोजन में रखते हैं। बीटी कपास एक आनुवंशिक रूप से परिवर्तित जीएमओ कपास की किस्म जिसमें क्या होता है, तो होता है कीटनाशक सहिष्णु। ठीक है, आप लोग जैसे बॉल वार्म हो गया, इन सब का होता है बीटी बोसिलस थुरिनजेंसिस हो, कीटनाशक सहने की क्षमता होती है जिसमें बीटी कार्टून को परिवर्तित करके बनाया जाता है। मोटर वाहनों से निकलने वाली कौन सी एक मुख्य प्रदूषण गैस है। तो मोटर वाहनों से आप लोग देखो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलती है मोटर वाहनों से निकलने वाला एक प्रमुख यह प्रदूषण गैस है। हरियाली वाटरशेड विकास कार्यक्रम किसके द्वारा प्रायोजित की गई थी। आप लोग देखे होंगे हरियाली पहले बहुत चलती थी एक योजना। ठीक है, हरियाली वाटरशेड विकास परियोजना है, कहाँ पर है ये, तो आप लोग देखोगे ये जहाँ पर हरियाली है ये कार्यक्रम है, ये यह केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई है या किसी राज्य का नहीं है, तो ये इनमें से कोई नहीं है, केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पीने के लिए पानी, सिंचाई और मत्स्य पालन, वनीकरण के लिए जल संरक्षण को सक्षम बनाना है, वाटरशेड का निर्माण करवाना है। वह भूमि क्षेत्र जो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर निकलती है क्या कहलाता है। तो यह भूमि क्षेत्र जो उभयनिष्ठ बिंदु पर निकलती क्या कहलाता है, तो जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। हैरिंगबिन प्रणाली का संबंध है, तो हैरिंगबिन प्रणाली का संबंध है जल निकास से संबंधित है। हैरिंगबिन प्रणाली क्या है, जल निकास की नालियों के माध्यम से सहायक नाले द्वारा इनके दोनों ओर लंबवत बनाई जाती है, तो उसको हैरिंगबिन प्रणाली बोलते हैं। प्रथम सिंचाई आयोग कब गठित हुआ था, तो प्रथम सिंचाई आयोग सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रीक की अध्यक्षता में 1901 में गठित हुआ था। ठीक है, 1901 में। समोच्च के साथ आवंटित सीढ़ी में पानी देने को कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, सीढ़ीदार सिंचाई बोलते हैं, सीढ़ीदार सिंचाई बोलते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में मृदा संरक्षण की सर्वोत्तम विधि क्या है, तो पहाड़ी क्षेत्र में मृदा संरक्षण सबको कंटूर फार्मिंग, ठीक है, कंटूर जुताई, समोच्च जुताई इसको बोलते हैं। गोबर की खाद में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात इससे कम होना चाहिए, कि गोबर की खाद में कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात कितना होना चाहिए, तो इस किससे कम होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए। ठीक है, 40 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, सूक्ष्म जैविक क्रिया के माध्यम से उपलब्ध पोषक तत्व के रूप में अनुपलब्ध पोषक तत्व बदलने की क्रिया को क्या कहलाते हैं। उपलब्ध पोषक तत्व के रूप में अनुपलब्ध पोषक तत्वों के बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं, इसको निसंचालन बोलते हैं। ठीक है, इसको इमोबिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, मोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन, इसको निसंचालन बोलते हैं। मिनरलाइजेशन क्या होता है, जैसे अनुपलब्ध पोषक तत्वों को उपलब्ध पोषक तत्वों में करना, ये होता है मिनरलाइजेशन।
सनई एवं ढांचाकारी खाद के कितने कुंटल जैव पदार्थ प्रति हेक्टेयर प्राप्त होते हैं? तो इसमें आप लोग देखो 325 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम सल्फेट में गंधक पाया जाता है। पोटेशियम सल्फेट में गंधक सल्फर कितना % पाया जाता है? तो 18% पाया जाता है सल्फर। ठीक है, 18% कितने पाया जाता है? 12 से 18% सल्फर। सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक है, सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक है अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अमोनियम सल्फेट जो है वो सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ह्यूमस में औसत संगठन के अनुसार पोषक तत्व किस क्रम में पाए जाते हैं? तो ह्यूमस आप लोग जानते हो मिट्टी में पाया जाता है। ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ है। तो यह किस अनुपात में? इसमें कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात जो होता है 10:1 होता है। ठीक है, कार्बन 10 होता है, नाइट्रोजन 1। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो होता है इस रेशियो में पाया जाता है। ठीक है, मृदा का अस्थायी गुण कौन सा है? मृदा का ऐसा गुण जो अस्थायी रहता है, वो कभी बदलता नहीं है, तो होता है वह जो होता है वह pH मान। ठीक है, pH मान नहीं होता, इसमें होता है टेक्सचर। ठीक है, गठन जो होता है टेक्सचर जो कभी बदलता नहीं है। मृदा बनी है, मृदा किससे बनी है? अब ये बताना है। सॉइल इज मेड ऑफ, तो ठोस, जल और गैस तीनों से ये बना होता है। ठीक है, ये तीनों से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रसार शब्द पहली बार प्रयोग हुआ। तो प्रसार शब्द आप लोग जानते होंगे, यह पहली बार यूके में प्रयोग हुआ था। और प्रसार जो होता है, प्रसार शिक्षा का जनक भारत में एन.के. सिंह के द्वारा होता है। और 1873 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था, तो यूके में हुआ था 1873 में। बाकी लंदन विश्वविद्यालय में 1876, 1878, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी विद्यालयों में से इसका प्रसार हुआ। प्रसार का अर्थ होता है फैलाव। भारत में कृषि जनगणना की जाती है। तो भारत में कृषि जनगणना की जाती है, सबको पता है कृषि जनगणना 5 वर्ष में की जाती है। ठीक है, कृषि जनगणना कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। जनसंख्या जनगणना 10 वर्ष में। और वहीं वनों की जो जनगणना होता है प्रत्येक दूसरे वर्ष होता है। और वहीं पशुओं की जनगणना 4 वर्ष में होता है। ग्रामीण परियोजनाओं की सफलता निर्भर करती है, ग्रामीण परियोजनाओं की सफलता निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? ग्रामीण परियोजनाओं का जो सफलता किस पर निर्भर करती है? तो वो कृषि प्रसार पर। कृषि प्रसार जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा वो उसका योजना सफल होगा। शहर से दूर अशिक्षित बाहुल्य ग्राम में अच्छा संचार माध्यम है। शहर से दूर जो अशिक्षित बाहुल्य ग्राम है वहाँ पर अच्छा संचार माध्यम कौन सा हो सकता है? प्रसार, साहित्य, बैठक आयोजन, प्रदर्शन आयोजित करना, चलचित्र प्रदर्शन। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं? तो चलचित्र प्रदर्शन। ठीक है, वहाँ पर आप लोग किसी चलचित्र के माध्यम से जाएंगे, बताएंगे लोगों को, तब वो ज़्यादा समझ पाते हैं। ग्रामीण निर्धनता दूर करने का कार्यक्रम है। ग्रामीण निर्धनता दूर करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? तो कौन कौन से? JRY क्या है? जवाहर रोजगार योजना, ये भी चलाया गया था। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी चलाया गया था। आप लोग जानते होंगे ये कब चलाया गया था? तो 1978 में जो होता है IRDP चलाया गया था, जवाहर रोजगार योजना। आप लोग जानते हैं ये कब चलाया गया था? ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। ये सब केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। और वहीं आ जाता है रूरल लैंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना। ठीक है, ये RLEGP, तो ये आप लोग जानते हैं 1983 में शुरू किया गया। तो ये जो तीनों हैं, तीनों ग्रामीण निर्धनता दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। और इसके अलावा और भी हैं कार्यक्रम जो इससे संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था है, तो कृषि कार्यों का योगदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो परंपरागत कृषि को तकनीक से जोड़ा जाएगा। बिल्कुल सही। अगर 1 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बनाना है तो ऐसे कार्य करना पड़ेगा। आयुष डॉक्टरों को कृषकों के साथ जोड़कर जड़ी बूटी की खेती की जाएगी। तो ये इसमें से कौन सा सही हो जाएगा 56 नंबर में?
तो ये जो जो होता है $1 ट्रिलियन वाला, ये दोनों सही हैं, क्योंकि इसमें जो मेडिसिनल क्रॉप की खेती किया जाएगा ताकि उससे अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत हो। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब उत्पाद वानस्पतिक फसल वृद्धि का उत्पाद होते हैं तो गहनता उत्पाद का संबंध कैसा होता है? इसका मतलब है जो उत्पाद है वानस्पतिक फसल वृद्धि का उत्पाद है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा गहनता और उत्पाद का जो रिलेशन है उसके दोनों बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा? तो उपगामी होगा। ठीक है, उपगामी होगा। ये इकोनॉमिक्स में आता है। इसमें क्या होता है, यह उपज घनत्व मॉडल होता है। इसमें जैसे रोपड़ के घनत्व के बीच और कार्यात्मक संबंध का वर्णन किया जाता है। ठीक है, इसमें जैसे कि जितना हम उसमें वानस्पतिक फसल वृद्धि होगी तो उत्पाद अच्छा होगा। ठीक है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ किया गया था तो 1 जुलाई 2001 को किया गया था। छोटे किसानों को जोत सीमा क्या है? इसमें देख लीजिए, जोत का आकार दिया जाता है। सीमांत किसान हो गया, जैसे उसका हो गया सूक्ष्म किसान हो, लघु किसान हो गया, मध्यम, लघु मध्यम, उसके बाद हो गया अर्ध मध्यम, उसके बाद लार्ज किसान। तो जो होता है 1 हेक्टेयर से कम जो होते हैं, 1 हेक्टेयर से कम जो होते हैं वो होते हैं सीमांत किसान। 1 से 2 जो होते हैं वो होते हैं छोटे किसान। ठीक है, उसके बाद 2 से 4 जो होते हैं अर्ध मध्यम होते हैं। 4 से 10 जो होते हैं वो मध्यम होते हैं। 10 के ऊपर जो होते हैं वो बड़े किसान होते हैं। तो इसमें आप लोग पूछा छोटे किसान 1 से 2 में आएंगे। ठीक है, इसमें 1 से 2 में आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने पारंपरिक कृषि को आधुनिक कृषि में परिवर्तित करने के सुझाव अपनी पुस्तक ट्रांसफार्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में दिया था? तो ये कौन सा अर्थशास्त्री थे? उन्होंने अपना एक पुस्तक ट्रांसफार्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ये दिए थे शुल्ट्ज ने। कौन दिए थे? शुल्ट्ज ने। शुल्ट्ज ने इन्होंने पारंपरिक कृषि के आधुनिक कृषि में परिवर्तित करने का सुझाव दिया था। इनको पूछा जाता है। और एडम स्मिथ वगैरह कहते हैं इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर कृषि को उन्होंने परिभाषित किया था, धन का विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय गायों की दुधारू नस्ल नहीं है? तो वो भारतीय गायों की दुधारू नस्ल नहीं है, इनमें से बताना है। तो जो साहिवाल है यह भी है, मोंटगोमरी और गिर जो है गुजरात का लाल सिंधी ये भी है। अमृत महल जो है यह एक भारवाही नस्ल है। अमृत महल जो है यह एक भारवाही नस्ल है। यह दुधारू नस्ल नहीं, मतलब कि भारवाही मतलब भार वाहन में कार्य करता है। कलिंग का अर्थ है, कलिंग का अर्थ है तो आपको बताना है कलिंग जो शब्द है यह कलिंग मतलब जैसे कटाई छटाई करना, जैसे किसी चीज़ को हटाना, कलिंग करना, वो छटाई कर देना। तो आप लोग इसमें देखे होंगे अनुत्पादक पशुओं को हटाने की एक प्रणाली है। ठीक है, अनुत्पादक पशुओं के हटाने की एक प्रणाली होती है जिसमें ऐसे पशु जो कोई उत्पादन नहीं कर रहे हैं, काम नहीं है उनका, तो हम उसको हटाने के लिए को कलिंग कहते हैं। सींग हटाने की प्रक्रिया को डीहॉर्निंग बोला जाता है। ऑपरेशन फ्लड तृतीय संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, ये 3 स्टेप में ऑपरेशन फ्लड चला था। आप लोग देखे होंगे 70 से 71 में चला था। उसके बाद आप लोग देखे होंगे 60 से 61 में चला था और 78 से 79 में भी चला था। तो ऑपरेशन फ्लड का तृतीय जो है इसमें आप लोग देखे होंगे, तो इसमें आप लोग दुग्ध उत्पादन से ही है इसका संबंध। ऑपरेशन फ्लड में यह 3 चरणों में चला था, मैंने बताया। और इसके जो ऑपरेशन फ्लड के फादर कहे जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड।
और इसको वाइट रिवॉल्यूशन मतलब कि वाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 64, कुक्कुट आहार में निम्न में से कितना तंतु मतलब फाइबर कितना होना चाहिए। पोल्ट्री राशन जो है उसमें फाइबर की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो जो कितनी होनी चाहिए 5 से 8% होनी चाहिए फाइबर, इतना ज़रूरी होता है और उसमें फाइबर की मात्रा। पोल्ट्री रेशियो में प्रोटीन की भी मात्रा होनी चाहिए और वहीं विटामिन, मैग्नीज और नमक की भी मात्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्रीकल्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन नंबर, दुहाई बाड़े के फर्श की सफाई के लिए क्लोरीन के घोल का प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब यह बोल रहा है दुहाई बाड़ा मतलब जहाँ पर दूध निकाला जाता है, पशुओं का दूध जो निकाला जाता है वहाँ पर फर्श की सफाई की जाती है, तो क्लोरीन के हम घोल से उसको सफाई करते हैं। तो कितना प्रतिशत उसमें फिनाइल का भी यूज कर सकते हैं, गौशाला की धुलाई के लिए फिनाइल और दुहाई बाड़े के लिए क्लोरीन, तो इसमें हम 200 ppm, ठीक है 200 ppm का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 65 क्वेश्चन एग्रीकल्चर का था, वो आप लोग देख लिए होंगे। अब आगे हम कंप्यूटर के करते हैं। कंप्यूटर में आप लोग देखेंगे 15 क्वेश्चन आता है। इसमें पूछा है कि प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर स्टोर द, कार्यक्रम काउंटर जो होता है पीसी रजिस्टर भंडार होता है, वो किसका भंडार होता है, तो आप लोग इसमें देखे होंगे यह निष्पादित होने वाले अगले अनुदेशक का पता। प्रोग्राम काउंटर मतलब होता है जैसे कोई भी हम अगला कार्यक्रम करने वाले उसको एड्रेस को सेव करके वो अनुदेशक का पता लगा लेते हैं आगे कार्यक्रम, मतलब कि आप सर्च करना क्या चाहते हैं। प्रोग्राम काउंटर मतलब जैसे आपने कुछ सर्च मारा गूगल पर, आधा अक्षर डाला तो आपको धीरे से उसी रिलेटेड पूरा दे देता है, तो क्योंकि उसके प्रोग्राम में वो सब सेट रहता है, रजिस्टर वो रहता है पहले से। विच एमंग द फॉलोइंग द पोर्टेबल एंड ईजी टू कैरी, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है। मतलब इसमें कंप्यूटर है, उसमें सबको पता है, तो हो गया आपका 67 का लैपटॉप ही है जो सब जगह ले आने में ले जाने में आसान होता है। सुपर कंप्यूटर आप लोग देखे होंगे, परम हो गया, सिद्धि हो गया, परम 8000, ये सब फुगाकू हो गए, ये सब सुपर कंप्यूटर हो गया। मिनी कंप्यूटर आप लोग देखे होंगे, मिनी कंप्यूटर को ही हम लैपटॉप में भी प्रयोग कर सकते हैं, पीसी हो गया, ये सब हो गया पर्सनल कंप्यूटर। एआई शब्द का प्रतिपादन किसने किया, तो एआई शब्द को जॉन मैकार्थी, कौन किए थे, जॉन मैकार्थी। सबको पता एआई के अगर कोई एआई 5वें जनरेशन में आया था, कंप्यूटर के 5वें जनरेशन में, और इसका प्रतिपादन कौन किए थे, जॉन मैकार्थी। टिम बर्नर्स-ली सबको पता, WW, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है, ये सब उनके जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे LISP के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है, तो LISP के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो जॉन मैकार्थी को ही जाना जाता है, ठीक है। जॉन मैकार्थी जो कि एआई के जनक थे, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रयोग के लिए यह LISP एक लैंग्वेज है जो उसको उन्होंने खोज किए थे। बाएं और दाएं कॉलम को मिलाना है, ठीक है, क्या है ये, हार्डवेयर घटकों से करें, ठीक है, OS ऑपरेटिंग सिस्टम एब्स्ट्रैक्शंस और मिलाना है। इसमें पूछा है थ्रेड, और उसके बाद वर्चुअल एड्रेस स्पेस, फाइल सिस्टम, सिग्नल, ये करना है। फाइल सिस्टम किस में होता है, मेमोरी में होता है, सबको पता है, ठीक है। फाइल सिस्टम किस में होता है, थ्रेड को कौन कंट्रोल करता है, थ्रेड को CPU करता है, ठीक है। ए का 3 में जाएगा, ए के 3 में जाएगा, बी के किस में जाएगा, वर्चुअल एड्रेस स्पेस, मेमोरी में जाएगा। ए का 3 एक ही ऑप्शन है, तो इसमें मार दीजिए 70 का C, ठीक है। फाइल सिस्टम होता है डिस्क में होता है, फाइल सिस्टम डिस्क में होता है, जैसे फाइल CD होता है वो फाइल सिस्टम होता है, वर्चुअल एड्रेस स्पेस मेमोरी में होता है, सिग्नल इंटरप्ट में होता है, थ्रेड जो होता है CPU में होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा।
निम्नलिखित निम्नांकित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिक उत्पादों तंत्रों को नियंत्रण करना, निगरानी करना, आंकड़ा प्रकरण प्रदान करना, तो उसको क्या बोलते हैं? तो कौन से प्रकार सॉफ्टवेयर है जो अभियांत्रिकी उत्पादों को तंत्रों को नियंत्रण करना, निगरानी, आंकड़ा प्रकलन ये सब करता है? तो कौन सा होता है? तो होता है आपका फर्मवेयर। ठीक है, फर्मवेयर जो होता है ये सभी समस्त कार्यों को वो प्रकरण में कार्य करता है। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में NIU का अर्थ क्या है? तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। CGI का फुल फॉर्म क्या है? CGI आप लोग जानते होंगे, ये CGI ये आपका इसका फुल फॉर्म क्या होगा? कॉमन गेटवे इंटरफेस। कॉमन गेटवे इंटरफेस होता है, ठीक है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। ये ग्राफिक्स है, ये नहीं होगा, कॉमन गेटवे इंटरफेस होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप है? ठीक है, इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप है? मतलब किसका है कि ये हमेशा डिफ़ॉल्ट के रूप में ही रहता है, तो उसमें कौन सा हो जाएगा? जो होता है लेफ्ट। लेफ्ट जो होता है डिफ़ॉल्ट में ही रहता है। जैसे हमने कुछ वर्ड टाइप किया, लिखने लगे तो हमेशा जो होता है लेफ्ट साइड से ही लिखा जाता है, वो डिफ़ॉल्ट रूप में हमेशा रहता है। फिर आ गया है Ctrl+D को दबाने से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डायलॉग बॉक्स आ जाता है। कौन सा डायलॉग बॉक्स आता है? Ctrl+D अगर हम स्विच को दबाएंगे तो Ctrl+D में हम करेंगे तो उसमें आता है फॉन्ट का जो होता है चेंज आ जाता है, फॉन्ट का कलर, आकार, रंग ये सब आ जाता है, तो वो आ जाता है ऑप्शन नंबर डी में। हाइपरलिंक्स Ctrl+H में आता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है? तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है उसको किस फाइल एक्सटेंशन नाम से जाना जाता है, उसमें पूछा है। तो DOCX ये होता है डॉक्यूमेंट एक्स जो होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल का एक्सटेंशन रूप होता है। PPTX जो होता है, PPT क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल फाइल को कहा जाता है? MS एक्सेल फाइल को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको हम वर्कशीट, वर्कबुक, ठीक है, वर्कबुक के नाम से भी जानते हैं, वर्कशीट नहीं, वर्कबुक। वर्कशीट जो होता है MS वर्ड को जानते हैं, इसमें MS एक्सेल पूछा है तो वर्कबुक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इंस्टाग्राम नहीं है, यह एक सोशल साइट से है, सोशल मीडिया का कार्य करता है। बायोस का पूर्ण नाम क्या है? बायोस आप लोग जानते होंगे, यह बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसका वही पूरा फुल फॉर्म ही है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, तो इसको हम बायोस के नाम से भी जानते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना होता है? सॉफ्टवेयर का कार्य क्या होता है? इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को हम सूचना में बदलने का कार्य करता है सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर का था। अब आ जाता है उत्तर प्रदेश जीके। उत्तर प्रदेश जीके में देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। और हाँ, पेपर में ऑप्शन 5 दिए रहेंगे, लेकिन यहाँ पर 4 ही दिए हैं, लेकिन पेपर में आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक 5वां ऑप्शन बनाया जाता है, इनमें से कोई नहीं, वो सारे ऑप्शन का अंतिम 5वां ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। तो करीब 2-3 क्वेश्चन वो भी ऑप्शन सही होता है। ऐसे जैसे आपने ऑप्शन में दे दिया उसमें से कोई आंसर नहीं रहेगा, उसके अलावा रहता है, तो वो आपको ऑप्शन नंबर ई लगाना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी में देख लेते हैं, जो कि हम फटाफट देखते हैं।
अब आ जाता है सिंपल, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है? आपको मैंने बताया था शर्करा अनुसंधान संस्थान जो होता है कहाँ पर आप लोग देखे होंगे, शर्करा वाला कहाँ है, तकनीकी संस्थान कानपुर में है, ठीक है, कानपुर में, ये चीनी वाला, ठीक है। और उसके बाद जो गन्ना अनुसंधान परिषद है वो शाहजहाँपुर में है। गन्ना प्रजनन जो है वो कोयम्बटूर में है। और वहीं जो शुगर केन रिसर्च वाला है वो आप लोग देखे होंगे शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी जो है कानपुर में है। और वहीं कानपुर में आप लोग देखे होंगे दलहन अनुसंधान केंद्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912 है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात। अब आपको कमेंट बताना है भारत का लिंगानुपात कितना है, ठीक है, कितना है? 943। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो दस्तक आया था, एक अभियान चलाया गया था, वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो वो जापानी इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के लिए चलाया गया था, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह चलाया गया था, ठीक है, दस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट हेतु जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है। सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकेंड जो है वो विश्व बैंक द्वारा यह वित्त पोषित यह एक योजना है। और इस परियोजना में यही बताना है कि कौन सा ऐसा जिला है जो इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें आप लोग जानते हैं यह एक क्या है, विश्व बैंक द्वारा संचालित यह जो योजना है 7 जून 2009 को किया गया था। और यह 24 जिलों में, इसका मतलब क्या है कि ये जैसे सोडिक लैंड मतलब जैसे ऊसर भूमि वगैरह हो गया उसको हटाना है, ऊसर भूमि को हटाना है, उसको उपजाऊ बनाना है। तो यह 6 वर्षीय परियोजना है। और यह इसका परियोजना में जो इस 24 जिलों में से इसमें से सीतापुर जिला जो है वो शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? तो आप लोग पता है ये गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 6 है, सबको पता, 6 का नाम आप लोग याद कर लीजिए, नहीं है तो आप लोग सर्च मार के चेक करके पढ़ लीजिएगा। 6 में आप लोग देखेंगे इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, उसके बाद लखनऊ हो गया, आपका झांसी में हो गया, उसके बाद आपका अलीगढ़ हो गया, उसके बाद ये एक अमेठी में है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो तराई क्षेत्र में आप लोग जानते हैं कौन सी एसटी जनजाति पाई जाती है? तो आप लोग सबसे ज़्यादा थारू जानते हैं, पढ़े होंगे, लेकिन इसमें ऑप्शन में ये नहीं है। तो उसके अलावा आप लोग देखे होंगे बुक्सा, अब बुक्सा जनजाति पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है? तो आप लोग देखेंगे गोंड होता है। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो कौन थे? अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो का संबंध अपने उत्तर प्रदेश के एटा से है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है। गुरु पूर्णिमा पर्व जो समर्पित है वो किसके, कौन से ऋषि के समर्पित है? तो आपको बता दो यहाँ व्यास, वेद व्यास का जो है ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा को यह मनाया जाता है। और इसी दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था और उसको गुरु पूर्णिमा का रूप दिया गया था। वाल्मीकि जयंती अलग होती है, ठीक है। और यह गुरु पूर्णिमा का जो है वेद व्यास का संबंध आप लोग जानते होंगे, महाभारत के रचयिता के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अब यह उत्तर प्रदेश के वर्तमान में बस्ती जिले में स्थित है। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर के सरकी वंश आप लोग जानते होंगे, जो हुसैन शाह सरकी था वो देख लीजिए, उन्होंने पूरे जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता था उस समय सरकी वंश जब आया था। तो इसको अंतिम शासक जो कौन सा था? हुसैन शाह था, ठीक है, हुसैन शाह। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 7 होता है।
ठीक है, कौन सा है? NH7 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH7 जिसकी लंबाई 2369 है और यह वाराणसी से शुरू होता है और नीचे जाता है कन्याकुमारी तक। ठीक है, लेकिन शुरू होने वाला जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम बन गया है, वह गांव स्थित है। तो रामपुरा कहाँ पर स्थित होगा? उत्तर प्रदेश जी के है तो उत्तर प्रदेश में ही होगा, तो यह उत्तर प्रदेश में ही है। और यह किस जिले में है? ठीक है, यह बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है रामपुरा गांव, जो कि भारत में प्रथम गांव है जो अपना सौर ऊर्जा प्लांट खुद का लगाया है। ठीक है, और यह 69 घरों को बिजली सप्लाई करता है पूरे गांव में, मतलब वहीं से पूरे गांव में सप्लाई होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ODOP से। ODOP में आपको मिलाना है कांच का सामान, आप लोग जानते होंगे फिरोजाबाद में मिलता है। और वहीं लकड़ी के खिलौने आप लोग जानते होंगे कहाँ से होता है, आप लोग जानते होंगे वाराणसी से। ठीक है, ये हो गया। चीनी मिट्टी के बर्तन आपको बताना है तो कहाँ से मिलता है? आप लोग चिन्हट से मिलता है। टेराकोटा जो होता है यहाँ गोरखपुर का है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए का दो हो जाएगा, एक ही है ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता। हिंडाल्को कंपनी ने अपना बिजनेस मतलब एक कंपनी वहाँ पर स्थापित की है रेणुकूट में, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। तो उसको इन्होंने यहाँ पर क्यों, उसका कारण क्या था वहाँ पर स्थिति करना? तो बताया शक्ति के स्रोत से। ठीक है, शक्ति के स्रोत मतलब उसमें जो कंपनी द्वारा, जैसे वहाँ उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र जिला सोनभद्र है वो खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है और वहाँ पर वन संसाधन भी उपलब्ध हैं। वनों की संख्या को औसत एवरेज प्रतिशतता को पूरा करता है और वहाँ पर कोयले की मात्रा अधिक उत्पादन होता है। इस वजह से वहाँ पर शक्ति के स्रोत हैं, इसी वजह से वहाँ पर हिंडाल्को कंपनी स्थिति का मुख्य कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुनिश्चित नहीं है? इसमें आपको गलत बताना है कौन सा नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। ठीक है, आपको बताना है ट्रोनिका सिटी नोएडा में, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में सही है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में यह भी सही है। प्लास्टिक सिटी नोएडा कानपुर देहात यह भी सही है, पर जो है ट्रोनिका सिटी यह नोएडा में नहीं है। ट्रोनिका सिटी का स्थापना कहाँ किया गया है? तो यह गाजियाबाद में किया गया है, गाजियाबाद में किया गया है। गौतम बुद्ध नगर नोएडा में IT सिटी का जो है वो बनाया जा रहा है। फिल्म सिटी नोएडा। उत्तर प्रदेश में UP पैटर्न द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन सा गंतव्य शामिल है? आप लोग उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश पर्यटन आप लोग जानते हैं, उसमें बुंदेलखंड सर्किट है, अयोध्या सर्किट है, रामायण सर्किट है, उसके बाद ये मथुरा वृंदावन सर्किट है। ये कई प्रकार से उन्होंने अलग अलग पर्यटन स्थल के रूप में उन्होंने स्थापना किया। तो उसमें पूछा जो बुंदेलखंड सर्किट है उसमें से कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए हैं बुंदेलखंड सर्किट में? देखिए, सबसे पहले अयोध्या सर्किट जो होगा तो बुंदेलखंड में नहीं आएगा, वो तो अयोध्या में चला जाएगा, पहला ऑप्शन काट दीजिए। और दूसरा जो होता है ये रामायण सर्किट में आ गया, रामायण सर्किट में प्रयागराज बुंदेलखंड सर्किट में नहीं आता है। और फिर इसमें अयोध्या आ गया, तो ऑप्शन नंबर एक ही है, ऑप्शन नंबर डी। बुंदेलखंड सर्किट में बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो अर्जुन बांध नहर जो महोबा में है और यह अर्जुन नदी पर स्थित है, तो कौन सा है नहर जो है लाभान्वित जिला कौन सा है? तो वो हमीरपुर है। हमीरपुर, महोबा ये सब वहाँ से सिंचाई से लाभान्वित है। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है?
तो मेंथा तेल उत्पादन में भारत का सबसे ज़्यादा जो है 90% है, और वहीं इथेनॉल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो प्रतापगढ़ में होता है। यह ODOP में भी आता है, खाद्य प्रसंस्करण में भी आता है। तो प्रतापगढ़ आंवले का उत्पादन सर्वाधिक था। तो इस प्रकार से पूरा 100 क्वेश्चन का यह प्रैक्टिस सेट था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप लोग एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और मैं नेक्स्ट सेकेंड प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। और इस प्रकार से 15 प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, और इसमें से क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। तो मिलेंगे फिर नए वीडियो में, नए प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।